गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के प्री बोर्ड एग्ज़ाम एक बार हो चुके हैं और अब आपके एग्ज़ाम दोबारा भी होने वाले हैं। तो कुछ हम क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन के बेस पे आप अपने और प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप से लेके आपके लॉन्ग क्वेश्चन तक मैं आपको वो एक एक करके सॉल्व करवा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें था आपका, वो हमारा क्वेश्चन ये था कि यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू ए क्यूब बी, q इक्वल्स टू ए क्यूब बी। तो आपसे इसमें एलसीएम पूछा गया है। अब एलसीएम निकालने का और एचसीएफ निकालने का तरीका आप जान चुके हैं। हम आपको उसी जो आपको समझाया है दोबारा आपको बता देते हैं कि एलसीएम किस प्रकार फाइंड किया जाता है। तो आपको यहाँ पर P गिवन है ए बी स्क्वायर, आप इसके फैक्टर करके लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी, ओके। और जो आपका Q है, Q आपका है ए क्यू बी, तो ए क्यू बी की आप फैक्टर करके लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। क्लियर? यानी हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने उसके अभाज्य गुणनखंड जो उसके अलग अलग फैक्टर हैं पावर को हमने हटा के उसे 3 टाइम्स लिख दिया। 2 टाइम्स था तो 2 टाइम्स लिख दिया। एलसीएम निकालने का तरीका ये होता है कि कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट उसमें जो है वो मैक्सिमम कितना है। मैक्सिमम का मतलब ये हुआ, अब आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा सम, यहाँ से हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। यहाँ पे ए हमारा जस्ट 1 टाइम है और ए यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स है। तो मैक्सिमम पावर ए की कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हम इसको लिख लेंगे ए पावर 3, क्योंकि ए मैक्सिमम 3 बारी है, यहाँ पे ए केवल 1 बारी है, ओके। यहाँ पे बी आपका 2 टाइम्स है, यहाँ पे बी आपका केवल 1 टाइम है, तो बी हमारा यहाँ पे हो गया 2 स्क्वायर। यही आपका एलसीएम आंसर आ गया, ओके। तो एलसीएम, इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको एलसीएम निकालने का, तो उसको आप फैक्टर करके जो मैक्सिमम एक डिजिट जितनी बार है उसको आप उतार दीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ax प्लस बी वाई प्लस सी, जबकि a b c वास्तविक संख्याएं हैं कि दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। इसमें आपको 4 चॉइस दे रखी हैं। रैखिक समीकरण, तो ये तो एक व्यापक समीकरण है, इसको आप जब अपने आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो जो व्यापक रैखिक समीकरण है, इसमें इसका जो चॉइस 4th है वो इसका आंसर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर, ओके। जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है कुछ तो हमें सॉल्व करके निकालने पड़ते हैं और कुछ हमें अपने बुक से पढ़ के उसको समझ के उसको याद करना पड़ता है, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। के किस मान के लिए समीकरण के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y इक्वल्स टू 3, x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 एंड इसमें कह रहे हैं 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1, 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 1 का एक अद्वितीय हल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें ये कह रहे हैं कि के किस मान के लिए, यानी वैल्यू हमको फाइंड करनी है जिसके लिए इसका अद्वितीय हल। हमारे 3 केसेस बनते हैं इसमें जब हम इसको सॉल्व करते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो आपको याद होगा कि इसमें हमने आपको बता रखा है कि इफ, मैं आपको बता देता हूं तीनों केस कौन से हैं। सॉल्व को अभी क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक अद्वितीय हल निकलता है अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
एक हमारा होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जिससे कि हमारे अनेक हल कहा जाता है। और लास्ट वन हमारा होता है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारे 3 केसेस होते हैं जिसके हिसाब से के मान के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे अद्वितीय हल के लिए पूछा है। मे बी आपको नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आ सकता है कि अनेक हल के लिए, या फिर आपका कोई भी हल नहीं उसके लिए। तो हमें ये तीनों केसेस याद होने चाहिए। तो अद्वितीय हल का यानी कि यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है। अब हम इस क्वेश्चन को इस बेस पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा बेटा, अब ये इक्वेशन है, पहले हम इसे 0 के इक्वल कर लेंगे। -3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस ky -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जरूरी है कि आप a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है उसको पहले उतार लीजिए। इसी तरह a2 फिर b2 एंड देन c2। ये a1 b1 c1 कहां से आई, कैसे आई? ये देखिए, ये a1 पहली वाली जो इक्वेशन होती है, ये a1 ये b1 ये c1, सेकंड में a2 b2 c2। अब इसमें x है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसके साथ 1, तो a1 हमारा 1 हो गया, b1 y के साथ वाला -2 हो गया और c1 हमारा कांस्टेंट वाला -3 हो गया। इसी तरह a2 हम लोगों का 3 हो गया, b2 y के साथ जो है वो k हो गया और जो c2 है वो -1 हो गया। तो मैंने आपको बताया a1 ये वाला फॉर्मूला। अब a1 अपॉन a2, a1 क्या है मेरे पास 1, a2 क्या है 3, बीच में क्या आना चाहिए इसके, नॉट इक्वल टू, ठीक। b1 इज -2 अपॉन b2 इज k। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू -6, यानी इस मान के लिए इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो तीनों केसेस आप याद रखिए। और इसी चैप्टर में जो आपके सम सॉल्व करने के लिए हैं, इसमें जो ग्राफ के हिसाब से भी हम करते हैं, या जो हमारे मेथड्स हैं, आपके विलोपन विधि है, आपकी सब्स्टिट्यूशन विधि है, यानी कि उसको सब्स्टिट्यूट करके निकालना आंसर, और लास्ट हमारा जो इसमें वज्र गुणनखंड विधि है, ये सब विधियों के क्वेश्चन आपको कम से कम 3 प्रैक्टिस करके देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है? अब द्विघात समीकरण जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपको मालूम है कि हम द्विघात समीकरण उसे बोलते हैं जिसमें मैक्सिमम पावर जो है 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2। जैसे इसको आपने उतार लिया होगा, देखिए जैसे मैं लिख रहा हूं 2x² प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और मैं यहां पे लिख रहा हूं 3x³ प्लस 5x² माइनस 5। अब अगर आपको इन दोनों में से कहा जाए कि विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से द्विघात समीकरण कौन सा है, तो इसमें मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, दैट मीन्स द्विघात समीकरण हमारा ये वाला होगा, ये नहीं होगा। तो इसमें भी हमसे यही चीज पूछी गई है कि द्विघात समीकरण कौन सा है। जिसमें फर्स्ट हमें दे रखा है x² माइनस 3√x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान रखिए, पावर इसकी मैक्सिमम 2 है, बट अगर कोई वेरिएबल हमारा रूट में आ रहा है तो वो हमारा कभी भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसको हम नहीं कहेंगे। सेकंड वन है हमारा x प्लस 1/x इक्वल्स टू x², x² प्लस 1/x प्लस 1/x इक्वल्स टू x², ठीक है। x प्लस 1/x इक्वल्स टू x²। अब आप यहाँ पे देखिए,
कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर, जैसा बताया गया कि मैक्सिमम पावर जिसकी 2 हो उसको हम द्विघात कहते हैं, तो हो सकता है इसको द्विघात बोल दे, बट विदाउट सॉल्विंग इट आप इसको द्विघात नहीं कहेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसका एलसीएम लेंगे, ये x है, ये x स्क्वायर हो गया प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, नीचे कुछ नहीं, जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये x क्यूब आ जाएगा। तो मैक्सिमम पावर जब x क्यूब आ जाएगी तो वो हमारा द्विघात हो ही नहीं सकता, तो जो सेकंड वाला है वो भी हमारा द्विघात नहीं होगा, ये सेकंड वाला भी हमारा द्विघात नहीं होगा। अब हम थर्ड वन देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। इसका भी एलसीएम लिया तो ये x की पावर 4 पहले ही आ गया। अब आप ध्यान दीजिए, ये x की पावर अगर 4 आ गया तो ये द्विघात हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए द्विघात होने की कंडीशन जो है, तो ये भी हमारा द्विघात नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीन, इसका मतलब ये तीनों हमारे नहीं है, दैट मीन्स चौथा वाला ही होगा, उसको भी देख लेते हैं। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 स्क्वायर। देखिए मैक्सिमम पावर 2 आ रही है, बट कहीं डाउट ना हो आप लोगों को, इसलिए इसको भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ये a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, लाइक टर्म्स को इकट्ठे ले आए, ये माइनस 5x इधर आके ये प्लस 2x। ठीक है, लाइक टर्म्स को इसके साथ ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x के साथ प्लस 2x इक्वल्स टू 1। यहाँ 2 में से गया 1 बचा x स्क्वायर, ये क्या बचा माइनस 3x इक्वल्स टू 1। अब इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण कहेंगे। ओके बेटा, तो अब द्विघात समीकरण आपसे पूछी जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको उतार लें जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं डायग्राम बना दूं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का है आपका ट्रायंगल लेसन में जो थेल्स प्रमेय है, जिसे बीपीटी प्रमेय भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो में भी कई बार समझाया मैंने इसे, उसे आप बार बार रिवाइज कर लें, क्योंकि उसके बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये ए बी सी और ये हमें दे रखा है ई एंड एफ, आपके क्वेश्चन पेपर में ये ई एंड एफ दे रखा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, हमें कह रहे हैं ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। ये देखिए, ये ई एफ है, ये पैरेलल है बी सी के, ये हमें गिवन है। उसके बाद कह रहे हैं ए रेशियो बी ई रेशियो बी ई, ये हमें दिया हुआ है बेटा 4:1, 4:1 यानी 4/1। ठीक है, और सी एफ इज गिवन 15 सेंटीमीटर, सी एफ इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं ए एफ की लंबाई कितनी होगी, ए एफ की लंबाई कितनी होगी इस ए एफ की। ठीक, अब आप देखिए हमें गिवन क्या है, ए ई अपॉन बी ई इक्वल्स टू 4/1। अब ये ए ई अपॉन बी ई, हमने बीपीटी प्रमेय में पढ़ा है कि अगर ट्रायंगल में एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल होती है तो उसकी जो शेष दो साइड्स हैं, रिमेनिंग साइड्स हैं, वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, जो हमें दिया हुआ है ये ए ई अपॉन बी ई, यहां लिख लेते हैं ए ई अपॉन बी ई। इसी तरह ये हमारा हो गया ए एफ अपॉन
CF या FC। ये इसको ध्यान रखिए, ये हमारा बीपीटी पर में है। अब AE अपॉन BE हमें कितना दे रखा है 4/1, इसको हम लिख लेंगे 4/1 इक्वल्स टू AF। अब हमें AF तो निकालना है, AF की जगह AF ही लिखा रहने दीजिए, और CF हमें दे रखा है 1.5, इट इज 1.5, तो हमने इसको लिख लिया 1.5। 1.5 का मतलब क्या हुआ, अब हम 1.5, ये कभी भी बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में, तो जो 1.5 है मैं पहले इसका डेसिमल हटा लूं तो वो भी आपको आसानी रहेगी। मैं इसका अगर डेसिमल हटाऊंगा तो ये डेसिमल हटके ये मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ओके, ये आप सब लोगों को मालूम है। तो अब ये 10 AF, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा क्या 10 AF इक्वल्स टू 15 4 60, यही आ गया। और AF इक्वल्स टू 16/10 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इसमें ध्यान से देख लें। अब बीपीटी पर में यदि आपको आती है तो उसमें उसके बेस का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, हमें पता होना चाहिए कि AE अपॉन EB होता है। अगर ये पैरेलल है, ट्रायंगल में ये दो साइड्स अगर पैरेलल है तो ये जो बची हुई साइड्स हैं, जो इसमें रेशियो है AE अपॉन EB और AF अपॉन FC, ये इक्वल रेशियो में होते हैं। उसी के आधार पे ये आंसर इसका 6 सेंटीमीटर निकाल लिया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केवल एक थ्योरम पढ़ने की आवश्यकता है इसमें, बाकी और कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये प्रमेय जो है, ये जो थ्योरम है, आपको सॉल्व करने के लिए भी आ सकती है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज सिंपल। केवल देखिए, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स और फॉर्मूलेज हैं उनको आप याद रखेंगे तो मैक्सिमम हमें आंसर उनको पढ़ के ही निकल आते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये इसमें ये लिखा हुआ है कि यदि वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्यमान x1 है और अनुरूप जो उसकी बारंबारताएं हैं यानी कि फ्रीक्वेंसी हैं वो f1 है और x बार उसका माध्य है, तो इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है सिग्मा f(x1) सिग्मा f1 ब्रैकेट में x1 माइनस x बार किस चीज के बराबर होगा। तो जस्ट रिमेंबर, ये हमेशा 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो शुरू में उसको उसके बेसिक्स समझाए जाते हैं, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें से भी हमारे ऑब्जेक्टिव आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका एक एक नंबर जो कीमती है वो आपको मिल सकता है। ओके, कम टू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, अब त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। r हमारे पास कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हर चैप्टर में आपके जितने भी फॉर्मूलेज हैं बुक से पहले चैप्टर स्टार्ट होते ही उसमें वो दिए गए हैं और आपको बताया भी गया है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। इसका मैं बता दूं आपको, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। इसमें कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण यानी कि थीटा हमें 60 डिग्री गिवन है। ये हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। आपके पास r भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। थीटा की जगह आप 60 लिखेंगे अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r इज गिवन 6 × 6। अब कुछ नहीं करना, आपको केवल इसे सॉल्व करना है। जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा।
आई थिंक देर इज नो नीड टू सॉल्व और इसका आंसर आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊं, इतना आप अब आप कर सकते हैं। इससे आपस में काट के लोएस्ट टर्म में लाके जो आंसर बचेगा दैट इज द आपका क्षेत्रफल ऑफ त्रिज्याखंड। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन इज यदि cot A इक्वल्स टू B अपॉन A, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। बहुत से क्वेश्चन इसमें आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने इसके जितने भी आपके फॉर्मूले स्टार्टिंग में दिए हुए हैं कि हमारा कॉट थीटा किसके बराबर होता है और हमारा सेक थीटा किसके बराबर होता है, हमारा टेन थीटा किसके बराबर होता है, या जो हमारे फॉर्मूलेज हैं, ये जो हमारी आइडेंटिटी हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो सारे फॉर्मूले आपको बता रखे हैं आइडेंटिटी वाले, वो सब आपको करने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे इसे कि आपसे क्या कहा जा रहा है। यहां पर है आपका यदि cot A इक्वल्स टू B अपॉन A, यदि cot A इक्वल्स टू B अपॉन A, ओके, तो दिखाइए कि B sec A अपॉन A cosec A, B sec A अपॉन A cosec A इक्वल्स टू 1, हमको ये सॉल्व करना है। ओके, नाउ एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला, इसको करने के एक बहुत छोटा तरीका भी है, लेकिन आप उससे कंफ्यूज ना हो जाए तो जो बिल्कुल इसको खोल के हम इसको, जो मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले फॉर्मूला बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, आप ये सब जानते हैं। S sin थीटा होता है, C cos थीटा और T हमारा tan थीटा होता है। P फॉर हमारा परपेंडिकुलर, ये आपने पता होगा आपको, राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा P है, ये हमारा H है और ये हमारा B है, यानी परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। यही लिखा हुआ है साइन थीटा का P अपॉन H, cos थीटा का B अपॉन H और tan थीटा का P अपॉन B होता है। ठीक है, यहां पे हमें कॉट दिया हुआ है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इधर से ऐसे कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। कॉट ये हमें दिया हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, कॉट ए, यहां से मैं कॉट का फॉर्मूला साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यानी बी अपॉन पी, ये हम दे रखा है बी ए। ठीक है, कहां से आया, फिर ध्यान से देख लीजिए, हमें cot A गिवन है कितना, B अपॉन A, तो B अपॉन A, अब B अपॉन A है तो पहले cot का फॉर्मूला हमने यहां से देखा, ऐसे तो ये साइन थीटा का हो गया, ऐसे cos थीटा, ये tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, यानी B अपॉन P, तो B यानी बेस हमारा B है और हमारा परपेंडिकुलर वो हमारा A है, तो हमने उसको लिख लिया। अब हमें फॉर्मूला पता है, इसमें जब हम करते हैं सॉल्व इसे, तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें यही निकालना है, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB इज A स्क्वायर एंड BC इज B स्क्वायर, यानी हमने इसे जो है निकाल लिया AC स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, हमने AC स्क्वायर को A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर निकाल लिया। इतना पहले नोट कर लें जरा। आप इसकी वैल्यू स्क्वायर को हटा के रूट में भी इसको आप कर सकते हैं, बट इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आप इसको इसी के बेस पे भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो अभी आप देखिए कैसे हमें निकालना है b sec a। अब हमें sec a की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, sec a साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक का मीन्स h अपॉन b, तो h अपॉन b
ये हमारी वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, ये हमारी इसकी वैल्यू आई है। और नीचे है कॉसेक ए। कॉसेक ए, अब कॉसेक ए की वैल्यू ये साइन की, कॉस की, टेन की, कॉसेक एच अपॉन पी। अब एच क्या है और पी क्या है ये देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमने इसकी वैल्यू रख ली, ये हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए। अब इससे हम सॉल्व करते हैं। बी की जगह हमने बी लिख दिया, मल्टीप्लाई सेक के कितना आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, यही आया। ओके, उसके बाद ये डिवाइडेड, ये साइन डिवाइडेड का है तो मैं यहां डिवाइड करके ए कॉसेक ए मल्टीप्लाई कॉसेक के कितना आया मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब आप यहां ध्यान से देखिए, बी से बी कटा, ए से ए कटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड मीन्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों कट गया, इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू RHS। यही हमको सॉल्व करना था। ठीक है, तो आइडेंटिटीज अगर आपको सारी उसमें याद हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें ये तो cot A इक्वल्स टू बी अपॉन ए है, कुछ भी हो सकता है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 देन फाइंड cot थीटा प्लस tan थीटा, कुछ भी उसमें निकालने को आ सकता है। तो ये जितने भी आपके ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, जैसे ये मैंने लिखा है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये tan का है। इसी तरह आपकी दूसरी के फॉर्मूले जितने भी हैं वो आप उसको अगर याद कर लेंगे तो, और प्रैक्टिस, लेकिन केवल पढ़ने से नहीं, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करके देखनी पड़ेगी, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आगे हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका मान बताना है सेक 37 डिग्री। देखिएगा, मैं इसको यहीं पे कर देता हूं, सेक 37 डिग्री अपॉन कॉसेक 53 डिग्री अपॉन कॉसेक 53 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इसी तरह साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा के जितने भी आपके इसके आंसर्स आते हैं, फॉर्मूले हैं, ये आपको समझाए जा चुके हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, या टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा। इसी तरह ये प्लस वाले में भी आपको पता है ये फॉर्मूले क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ आप ध्यान से देखें, ये दोनों आपस में एक दूसरे के कारण ही सॉल्व होते हैं 90 में से माइनस करके। मैं चाहे ऊपर वाले को चेंज करूं चाहे मैं नीचे वाले को चेंज करूं, आंसर सेम आएगा। अब यहां देखें, अगर मैं ऊपर वाले को करता हूं सेक 90 माइनस 53, यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं 90 में से 53 माइनस करता हूं तो 37 ही आएगा। तो मैं इसको फॉर्मूले में चेंज कर दूंगा 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, यानी थीटा यहां पे मैंने 53 लिया है। 53 कहां से है, पहले से ही गिवन है, वो नीचे है, ठीक है, और नीचे पहले से ही है कॉसेक 53। अब सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा। तो मैं इसे चेंज करके लिख सकता हूं कॉसेक थीटा। अब थीटा क्या है मेरे पास 53, ओके, और नीचे भी क्या है कॉसेक 53, दोनों कट गया आपस में और आंसर आ गया 1। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर 1 आता है, ठीक है। अगर दोनों 90 माइनस थीटा केवल एक ही पोर्शन में है, इसके प्लस या माइनस में आगे कुछ नहीं दिया हो, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो स्टूडेंट्स, आपका प्री बोर्ड अगेन आपका दोबारा स्टार्ट होने वाला है, फिर आपका बोर्ड एग्जाम आपको डेट मिल चुकी है, आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में आ रहे हैं, उसके ही जैसे आप 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन अपनी यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे उसमें आ सकते हैं। आज मैं इसको इतना ही करा रहा हूँ, उसके आगे मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन इतना ही मैं क्यों करा रहा हूँ, ताकि आप इसी के जैसे पहले और क्वेश्चंस की तैयारी अपने आप उसको कर लें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आप इन जैसे क्वेश्चंस को आप ना भूलें।
क्लियर बेटा? इसके आगे हम नेक्स्ट अब कल आपको बताएंगे, उसको भी आप रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।